जिस विषय को आज हम पढ़ेंगे वही क्रम जो हमने पिछले व्याख्यान में छोड़ दिया था कि हम व्यवहारवाद की मूल विशेषताएं पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है जो आधार व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं कही जा सकती हैं। तो उसी क्रम में मैंने आपको कहा था कि नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण और मूल्य निर्धारकता या मूल्य सापेक्षता या मूल्य मुक्तता व्यवहारवाद की विशेषता है, जिसका अर्थ ये है कि जब जो भी सामाजिक अनुसंधान हो वह मूल्यों से स्वतंत्र होना चाहिए। राजनीति वैज्ञानिकों को मूल्यों के अध्ययन से जुड़ना नहीं चाहिए। मूल्यों का अध्ययन नीति मीमांसा, दर्शनशास्त्र या धर्म मीमांसा का विषय हो सकता है, परंतु ये राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन बिंदु नहीं है। इसी क्रम में आगे की जो विशेषता है वह है व्यवस्थीकरण, व्यवस्थाबद्धीकरण या क्रमबद्धीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटाइजेशन। देखिए, विज्ञान की जब हम परिभाषित करते हैं तो विज्ञान को हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में व्याख्या करते हैं कि विज्ञान क्या है। जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है वही विज्ञान है। तो व्यवहारवादी भी ये मानते हैं कि क्रमबद्ध होना बहुत आवश्यक है किसी भी विषय को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए। अतः सामाजिक विज्ञान में भी क्रमबद्धीकरण और व्यवस्थीकरण आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि हम क्रमशः हर चीज़ का जवाब ढूंढें। इसका सामान्य अर्थ में जो प्रयोग है वह ये है कि कार्य कारण से संबंध की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम एक को कार्य मानते हैं और दूसरे को उसका कारण मानते हैं, फिर उस कारण को भी कार्य मानते हुए उसके भी कारणों की खोज करते हैं। विज्ञान इसी पद्धति पर आधारित है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, तो इसका ये घटना है। अब ये कार्य है, अब इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या है? तो इस तरह विज्ञान एक एक चीज़ को व्यवस्थित ढंग से उनका जवाब ढूंढता है और शोध के लिए ये चीज़ आवश्यक है कि जो हमारा शोध है या हमारी रिसर्च है वो व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए, तथ्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, कार्य कारण की व्याख्या सही रूप में होनी चाहिए और साथ ही साथ जो पृथक। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम कभी भी सामाजिक विज्ञानों को भी विज्ञान का दर्जा नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्रमबद्धीकरण और व्यवस्थीकरण एक बहुत आवश्यक तत्व है राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए। यही बात है, वजह है कि व्यवहारवादियों ने सिस्टमेटाइजेशन पर या क्रमबद्धीकरण पर भी बल दिया, उसको मूल विशेषता के रूप में स्थापित किया कि हमें भी तथ्यों को और घटनाओं को परस्पर जोड़कर देखना होगा। उनके क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा हम सही निष्कर्षों तक पहुंच पाएंगे। ये पद्धति विज्ञान के अलावा गणित में भी मौजूद है, जहां क्रम से एक एक चीज़, एक एक प्रोसेस को, एक एक प्रक्रिया को, एक एक चरण को पूरा करते हुए अगले चरण तक पहुंचते हैं। तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थितकरण बहुत आवश्यक है किसी भी विषय को वैज्ञानिक बनाने के लिए। अब अगला लक्षण है विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस। प्योर साइंस का मतलब है ये है कि हम कोई भी शोध किस उद्देश्य से संचालित करते हैं। अगर शोध का उद्देश्य सिर्फ उस विषय की समझ बढ़ाना है या उस विषय की समझ बढ़ाकर उसकी ये बात भी देखना है कि उस शोध की कोई सामाजिक उपयोगिता या प्रासंगिकता है या नहीं। मैंने आपको ये कहा था कि विज्ञान मूल्य निरपेक्ष ज्ञान है और वैज्ञानिक कभी भी मूल्यों और आदर्शों के प्रभाव में आकर काम नहीं करते। यही वजह है कि
कि वो किसी भी शोध की सामाजिक उपयोगिता पर बहुत कम ही महत्व देते हैं। इसी दृष्टिकोण को विशुद्ध विज्ञान कहा जाता है, जिसका अर्थ ये है कि किसी चीज़ को समझना, किसी घटना, किसी फिनोमिना को समझना अपने आप में महत्वपूर्ण है, भले ही उसका कोई सामाजिक उपयोगिता न हो। इस दृष्टिकोण को हम प्योर साइंस या विशुद्ध विज्ञान के रूप में भी जानते हैं। विज्ञान कई अनुसंधान और रिसर्च ऐसे करता है जिसके सामान्य जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है या उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान उस वस्तु का अध्ययन सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि वो सामाजिक रूप से प्रासंगिक नहीं है, बल्कि वो तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए और ज्ञान के क्षेत्र का विकास करने के लिए हर उस तत्व का अध्ययन करता है जो उस घटना या क्रिया या किसी भी तथ्य को समझने में सहायक हो। इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से हम विशुद्ध विज्ञान के दृष्टिकोण से यानी विशुद्ध विज्ञान ये मानता है या विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये मानेगा कि हमें हर रिसर्च करनी चाहिए इस बात को सोचे बगैर कि उसकी कोई सामाजिक उपयोगिता या सामाजिक प्रासंगिकता है या नहीं। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम इस विषय का अध्ययन क्यों करें, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता ही नहीं है, इससे समाज को कोई लाभ नहीं है। लेकिन हो सकता है वो विषय अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे समझना ही, उस घटना, उस प्रक्रिया, उस तथ्य को समझना ही इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सामाजिक उपयोगिता कोई ज़्यादा महत्व ना रखे। तो यही वजह है कि व्यवहारवादी भी विशुद्ध विज्ञानों की तरह, ये धारणा प्राकृतिक विज्ञानों से आई और ये बात फिर समाज विज्ञानों ने भी अपनाई कि ज़रूरी नहीं है हर शोध की कोई सामाजिक प्रासंगिकता हो या सामाजिक उपयोगिता हो। हमें किसी भी क्रिया, घटना, तथ्य, फिनोमिना को समझने के लिए विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि हम बिल्कुल उसकी सामाजिक उपयोगिता या प्रासंगिकता के बारे में बिल्कुल भी विचार ना करें, बल्कि सिर्फ ये समझें कि हमें इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़, अब उसका हो सकता है उसका सामाजिक उपयोग ना हो सकता है उसका अभी सामाजिक उपयोग ना होकर बाद में सामाजिक रूप से प्रासंगिकता सामने आए, ले तो इससे हमें जुड़ने की या हमें सोचने की इस बिंदु पर आवश्यकता नहीं है। ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस का दृष्टिकोण कहा जाता है। अब आता है समग्रता। समग्रता के संदर्भ में मैं आपको बता ही चुका था कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मनुष्य एक है और उसके जीवन के कई खंड हैं या कई पक्ष हैं, जिसका प्रत्येक का अध्ययन अलग अलग विषय द्वारा किया जाता है। इसलिए ये बात संभव नहीं है कि मनुष्य के सिर्फ एक ही पक्ष का अध्ययन बिल्कुल एकांगी या पृथक रूप से किया जा सके, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका था कि एक मनुष्य के जीवन के एक पक्ष का प्रभाव दूसरे पक्ष पर पड़ता है। मनुष्य के सामाजिक जीवन पर प्रभाव उसके आर्थिक जीवन, आर्थिक पक्ष का पड़ता है, उसके सामाजिक पक्ष का पड़ता है। इसी तरह सामाजिक पक्ष का प्रभाव पर उसके आर्थिक और राजनीतिक पक्ष का पड़ता है। तो हम मनुष्य के जीवन को, एक ही मनुष्य के जीवन को बिल्कुल पृथक पृथक करके नहीं देख सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक ही मनुष्य के हैं और एक आपस में गुथे हुए हैं। तो मनुष्य के व्यवहार का समग्रता में ही अध्ययन किया जा सकता है, यानी मनुष्य के व्यवहार के किसी एक पक्ष को बिल्कुल अलग से निकाल के उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। हमें समग्र रूप से उसका अध्ययन बिल्कुल करना पड़ेगा। और यही वजह है व्यवहारवादियों ने अंतर अनुशासनात्मकता या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बल दिया कि हमें एक विषय का पारंगत होने के नाते दूसरे जितने विषय की आवश्यकता है किसी एक तथ्य, घटना, प्रक्रिया, फिनोमिना को समझने के लिए, अगर हमें दूसरे विषय से भी अगर कोई सहायक सामग्री लेनी पड़े तो हमें इससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये सोचकर कि ये दूसरे विषय से संबंधित है। हमें उस विषय, उस तथ्य को समझने के लिए, उस प्रक्रिया को समझने के लिए, उस फिनोमिना को समझने के लिए दूसरे विषय से अगर सहायक सामग्री आती है तो हमें उसको अध्ययन में उसे काम में लेना चाहिए। तो ये समग्रता का तत्व है जो व्यवहारवादी भी ये मानते हैं कि भाई मानव व्यवहार को पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसको एक समग्र रूप में एक व्यक्तित्व, जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है वो एक सभी तत्वों का, सभी पक्षों का एक मिला जुला रूप होता है। तो उस व्यक्तित्व का संपूर्णता में अध्ययन बहुत आवश्यक है, इसलिए समग्रता आवश्यक है और इसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। तो व्यवहारवाद की जो 8 विशेषताएं हैं
पहला नियमितता है, दूसरा सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य मुक्तता, व्यवस्थाबद्धीकरण और विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। ये आठों लक्षण डेविड ईस्टन ने बताए हैं जो व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत या आधारभूत मान्यताएं या विशेषताएं कही जा सकती हैं जिसके नींव पर व्यवहारवाद क्रांति या व्यवहारवादी आंदोलन खड़ा हुआ है। अब व्यवहारवाद के इस 8 लक्षण के बाद अब व्यवहारवाद की आलोचना, जब जैसे व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में आया, उसकी मान्यताएं, उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने आई, तो स्वाभाविक रूप से उसके कई विपक्षी या आलोचनाएं भी सामने आई और कई रूप में व्यवहारवाद के जो सिद्धांत था, जो उसका आलोचना, उसका समीक्षा भी लोगों ने की और ये निर्णय लिया। वो एक अगले व्याख्यान में हम उसका अध्ययन करेंगे कि व्यवहारवादी सिद्धांत की मूल समस्या या आलोचना क्या है और हम उसे कैसे दूर कर पाए बाद में के उत्तर व्यवहारवाद के काल में। तो ये एक व्यवहारवाद का मूल लक्षण थे, जो 8 लक्षण मैंने आपको बताए। अगले व्याख्यान में हम व्यवहारवाद की आलोचना उस पर अपना व्याख्यान केंद्रित करेंगे।